हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम हल करने वाले हैं पेडागोजी के दोस्तों कम से कम 24 या 25 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपकी अभी वर्तमान में चल रही वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग है। यानी कि जिस प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से इस पूरे PDF को दोस्तों मैंने डिजाइन किया है। तो आपके लिए वर्ग 1 के लिए और वर्ग 2 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। शिक्षा शास्त्र के लिए पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, सभी के क्वेश्चन इसमें दोस्तों मैंने लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित है। तो थ्योरी ऑफ माइंड आपको यहाँ पर बताना है टेलीपैथिक क्षमताओं से, अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से, मेटाकॉग्निशन की कमी से। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ माइंड जो एक शब्दावली है दोस्तों, ये NCERT पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा चुका है वर्ग 2 में। तो यहाँ पर दोस्तों जो थ्योरी ऑफ माइंड है इसका जो संबंध है अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था को समझना। यानी कि जो आपकी दोस्तों अगर हम बुद्धि करें तो अंतराव्यक्तक बुद्धि रहती है, उस बुद्धि से यह संबंधित है थ्योरी ऑफ माइंड। यानी कि दूसरी की जो है दूसरे की इच्छाओं या उनकी जो विचार हैं उनको जानना। तो अपने और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से यह शब्द है जो थ्योरी ऑफ माइंड जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाषा में अर्थ की किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कई बार करवा चुका हूँ। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सभी जो है इसकी इकाइयाँ रहती हैं उनको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दोस्तों किसी भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी कौन सी, फोनेम। अर्थ की सबसे छोटी इकाई, अगर यहाँ पर दोस्तों पूछा जाए कि अर्थपूर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, तो अर्थपूर्ण इकाई में दोस्तों आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मॉर्फेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम लिख दें यहाँ पे आ, वाह, इस प्रकार के जो शब्द है या आपके आते हैं फोनेम में, तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो हो जाती है आपकी फोनेम हो जाती है। इसको स्वनेम भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती, तो जैसे मान के चलो हमने लिख दिया फल, कल, इस प्रकार के। तो फल, कल, इस प्रकार के जो शब्द हैं, छोटे छोटे अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्फेम। और जैसे ही दोस्तों हम छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्य लिखते हैं तो उसको बोला जाता है सिंटैक्स। और अगर हमारा जो उद्देश्य दोस्तों कुछ और कहने का रहता है, जिस प्रकार की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी संदर्भ विशेष में अपनी भाषा को प्रभावी ढंग से उपयोग करना, यानी कि किसी संदर्भ के संबंध में जो हमारी भाषा है, जैसे लोकोक्ति या किसी का प्रयोग करना, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रैग्मैटिक्स। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक कक्षा में भाषा शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो रचनात्मक शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको बताना है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, सिर्फ समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बताना है रचनात्मक कक्षा में भाषा शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक का लेन देन, बिल्कुल यह गलत है। प्रमाणिक कार्यों का उपयोग कर अपने नए ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थी का पिछला ज्ञान, यह हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह धारणा कि अंग्रेजी भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक इसे शिक्षार्थी को संचारित करे, यह बिल्कुल गलत है। व्याकरण के प्रसंगों की कवायद और अभ्यास, यह भी बिल्कुल गलत है। व्याकरण पर बल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर रचनात्मक कक्षा में भाषा शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए, प्रमाणिक कार्यों का उपयोग करके अपने नए ज्ञान निर्माण में शिक्षार्थी का पिछला ज्ञान इसमें ऐड करके। तो दोस्तों यह है जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षार्थी द्वारा अर्जित गुण नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षार्थी द्वारा अर्जित गुण कौन सा नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शिक्षा, शिष्टाचार या आपका कद। तो अर्जित गुण आपको बताना है। तो देखो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण अर्जित कर लेगा, शिक्षा अर्जित कर लेगा, शिष्टाचार भी जो मैनर्स हैं उसके उनको भी अर्जित कर लेगा। लेकिन जो कद है आपका यह जो है आनुवांशिक होता है, वंशानुक्रम चलता आता है, तो इसको वह अर्जित नहीं कर सकता। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है। एडलर, फ्रायड, युंग या थॉर्नडाइक। तो असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक हैं आपके सिगमंड फ्रायड। या क्वेश्चन जो क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं।
शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। कथन किसका दोस्तों? तो बहुत ज़्यादा यह फेमस कथन है, हमेशा पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम, परिपक्वता, प्रतिवर्तकीय और जातिवृत्तीय कार्य। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा एक मतलब वो है परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होता है। तो परिपक्वता तो आनुवंशिक से होती है, प्रतिवर्त क्रियाएँ जो रिफ्लेक्स कृतियाँ जैसे रूटिंग, बेबलिंग वगैरह जो करता है बच्चा, वह भी आपकी आनुवंशिक रहती हैं। और जातिवृत्ति क्रियाएँ जो कार्य हैं वह भी आपके रहते हैं। लेकिन जो अधिगम है, अधिगम क्या है? आनुवंशिक नहीं होता है लेकिन स्थायी परिवर्तन है। क्या है? स्थायी परिवर्तन है लेकिन आनुवंशिक नहीं है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2009 का प्रतिनिधित्व करता है? तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा कथन दिया गया है जो आरटीआई अधिनियम 2009 का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा के लिए नागरिक अधिनियम, यह गलत है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, यह सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, यह भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, नागरिकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, तो यह तो गलत है। इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। यहाँ पर अनिवार्य नहीं लिखा है, यहाँ पर अनिवार्य जुड़ गया है, तो आपका सी है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बच्चे में पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक कारक है जो बच्चे में पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो आपका यहाँ से दोस्तों ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। एक बच्चे की नीली आँख, तो यह तो जो है आपका क्या है? पर्यावरण से प्रभावित नहीं हो सकता एक बच्चे की नीली आँख। एक बच्चे का व्यवहार बिल्कुल पर्यावरण से प्रभावित होगा। एक बच्चे का सामाजिक जीवन भी प्रभावित होगा। बालिका किशोरावस्था में बच्चे की शिक्षा, मतलब जो यह है आपके परिवेश से प्रभावित होगी, पर्यावरण से प्रभावित होंगी। लेकिन एक बच्चे की जो नीली आँखों का होना जो आनुवंशिक रूप से चलता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एक अतिरिक्त खालिस्तान गुणसूत्र के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर हर बार जो है जो आपके सिंड्रोम रहते हैं यानी कि आनुवंशिक विकार हैं, तो मैंने कई बार दोस्तों बताया कि आनुवंशिक विकार से पीवी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बाल विकास में पूछती है। तो आनुवंशिक विकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक भी आपका आनुवंशिक विकार बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या रहता है दोस्तों? इसमें एक जो अतिरिक्त है, जैसे एक पुरुष है, पुरुष में कौन से रहते हैं? वाई एक्स गुणसूत्र रहता है, लेकिन इसमें एक और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो है जुड़ जाता है, यानी कि जो आपकी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसमें प्लस एक और हो जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसकी वजह से पुरुष क्या है? नपुंसक हो जाता है और उसमें जो है महिलाओं जैसे गुण दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जिसके कारण क्या है? इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं और पुरुष नपुंसक हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हम आप बात करें टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि महिलाओं में जैसे गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन इसमें जो महिलाओं में XX रहता है, तो इसमें क्या होता है? X एक अनुपस्थित हो जाता है, तो एक X अनुपस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र 45 बचते हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, जिससे कि महिलाएं क्या है? बांझ हो जाती हैं और कभी माँ नहीं बन सकती। एक और दोस्तों इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। एक और आता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, डाउन सिंड्रोम। कौन सा आता है? डाउन सिंड्रोम, जो कि गुणसूत्र 21 के कारण होता है। तो दोस्तों ये सभी आनुवंशिक विकार हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं है। शिक्षार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों को उनकी वर्तमान प्रबलता से पूरा करने के लिए हो सकता है। शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए छात्रों को एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करना, तो यह भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तथ्यात्मक एकत्रीकरण और कौशल निपुणता के साथ अधिगम सीधे तौर पर आगे बढ़ाना, यह भी आपका क्या है? तथ्यात्मक एकत्रीकरण और कौशल निपुणता के साथ सीधे अधिगम, मतलब सीधे तौर पर आगे बढ़ता है, यह गलत है। सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल और संशोधनों की रूपरेखा तैयार करना, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पर आपको बताना था कि व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों को उनकी, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है,
यहाँ पर बताना था निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता में आपका तथ्यात्मक एकत्रीकरण और कौशल निपुणता के साथ अधिगम सीधे तौर पर आगे बढ़ता है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके सर्वांगीण विकासों पर और सभी प्रकार से सीखने पर बल दिया जाता है। तो यह जो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर की मान्यताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, इन्होंने, मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूं कि प्रकृति पर यानी कि बच्चे को प्रकृति में सीखने पर बल दिया था। यानी कि एक बच्चा है प्राकृतिक रूप से किस प्रकार सीखता है, उसको उन्होंने बोला था कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि प्रकृति ज्ञान का सबसे समृद्ध स्रोत है, यह इनके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षार्थी को शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कारक है शिक्षार्थी को शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। शिक्षक, कठोर परिश्रम, आत्मानुशासन या प्रतिभा। तो शिक्षक भी यहाँ पर नहीं कर सकता है कठोर परिश्रम, एकदम कठोर परिश्रम भी नहीं कर सकता, हार्ड वर्क, और प्रतिभा भी नहीं कर सकती। जो आत्म अनुशासन है यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन है, जो आत्म अनुशासन ही जो है शिक्षार्थी को उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित द्विकारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ल्स स्पीयरमैन का सिद्धांत है बुद्धि का, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि बताया था कौन कौन से बताए थे। एक दोस्तों बताया था जी कारक और एक बताया था इन्होंने एस कारक। और दोस्तों 1904 में यह सिद्धांत दिया था, लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या है 1925 में से इसमें फिर से संशोधन कर दिया था और इसमें एक जोड़ दिया था समूह तत्व सिद्धांत। तो इस प्रकार से इनका सिद्धांत समूह तत्व सिद्धांत भी कहलाता था। और दोस्तों इनको सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो द्विकारक में एक था जी और एक था एस। जी क्या होता था, जी सामान्य होता था जो कि आनुवांशिक होता था, सभी में पाया जाता था। और जो एस होता था यह 10 प्रकार से होता था जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता था। एस का मतलब है स्पेसिक यानी कि विशिष्ट, और जी का मतलब है दोस्तों आपका जनरल जो कि आनुवांशिकता सभी में पाया जाता था। इतनी चीज़ें थी, इन चीज़ों से आपको यहाँ पर जो है कथन जो गलत होगा वह समझ में आ जाएगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि 2 कारकों से बनी है, सामान्य या जी कारक और विशिष्ट या एस कारक। जी यह बिल्कुल सही है। जी कारक ने मानसिक कार्यों को करने की क्षमता का संकेत दिया। हाँ बिल्कुल, जो जी कारक था मानसिक कार्यों की क्षमता का करने का इसने संकेत दिया था। किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए किसी को कुछ विशिष्ट क्षमताओं की आवश्यकता होती है, इस विशिष्ट क्षमता को एस कारक कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है, विशिष्ट कारक को ही एस कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जी कारक परिवर्तनीय कारक है जबकि एस कारक अपरिवर्तनीय और स्थिर है। यह बिल्कुल गलत है। तो जी कारक है आपका यह परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि यह आनुवांशिक है, और एस कारक आपका जो परिवर्तनीय है क्योंकि यह विशिष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। तो यह परिवर्तनीय है और अस्थिर है, जबकि यह अपरिवर्तनीय है और स्थिर है। इसका अपोजिट आपको करना था, तो यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा। जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जब एक व्यक्ति है, व्यक्ति में जो क्या है कि 2 परस्पर विरोधी जो है उसके अंदर विचार चल रहे हैं। जैसे आपके मन में विचार चल रहा है कि मेरा रीट में भी सिलेक्शन हो रहा है और मेरा एमपी टेट में भी सिलेक्शन हो रहा है। अब विचार चल रहा है कि रीट में सैलरी ज़्यादा है, यहाँ पर लगभग 40,000 सैलरी है, और एमपी टेट में सैलरी है लगभग 24,000। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर स्टेट के हैं तो आपके स्टेट में जॉब मिल रही है, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि सैलरी है लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट में जॉब मिल रही है। तो विचार मतलब एक द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, 2 परस्पर जो सकारात्मक या नकारात्मक विचारधाराएँ आपके मन में चल रही हैं। तो यह होता है दोस्तों आपका कौन सा होता है, द्वंद्व। यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति में फंस गए, द्वंद्व की स्थिति में फंस गए कि किसको चुने, इधर कुआ इधर खाई। तो इस प्रकार से है जो द्वंद्व रहता है। लेकिन कुंठा दोस्तों अलग है। फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन उसको बोलते हैं जब एक व्यक्ति को कोई लगातार जो है टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वह फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं कुंठा। उसमें कोई द्वंद्व विचार नहीं चलते हैं, वह लगातार शोक में, चिंता में जो है वो चला जाता है, तो उसको कुंठा बोलते हैं। लेकिन जो द्वंद्व है इसमें 2 परस्पर जो है विचार धाराएँ आपकी टकराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है। तो
तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार, तो सभी ने पढ़ा होगा मानवतावादी कौन थे, मास्लो थे। तो सीधा सीधा आंसर इसका मास्लो हो जाएगा। पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण के दौरान पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे कि पुरस्कार और दंड की बात और नैतिक विकास की बात तो सिर्फ किसने की है, आपके कोहल वर्ग ने की है। लेकिन दोस्तों कोहल वर्ग से पहले 1932 में द मोरल जजमेंट, इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वह सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे ने ही दिया था 1932 में। इनकी पुस्तक थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कितनी, इसके 3 जो हैं अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी आपकी एनोमी, एक बताई थी दोस्तों आपकी हीटरोनोमी, और एक बताई थी दोस्तों आपकी कौन सी बताई थी, ऑटोनोमी एडोलसेंस। ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने जो है अवस्थाएं बताई ही थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास के चरणों में किस चरण के दौरान पुरस्कार एवं दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी परायत्त अधिकार वाली यानी कि हीटरोनोमी अवस्था होती है, जो कि यह लगभग दोस्तों 10 वर्ष से स्टार्ट होती है, 10 से 14 के आसपास चलती है। तो यहाँ पर पुरस्कार और दंड के द्वारा दोस्तों यह निर्धारित होती है। तो यहाँ पर यह जो परायत्त अधिकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्निक का भाषा वैकल्य यानी कि डिस्फेजिया अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, यह किस प्रकार के भाषा वैकल्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया है, लेकिन सिर्फ इतना पूछा गया है कि डिस्फेजिया है जो आपका किस प्रकार का जो है भाषा वैकल्य विकार है। तो अभिव्यंजक भाषा वैकल्य, ग्रहणशील भाषा वैकल्य, वैश्विक भाषा वैकल्य या फंक्शनल डिस्फेजिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार से संबंधित है। तो जो पठन वैकल्य है, वार्निक ने इसका जो है वर्णन किया था। तो पठन वैकल्य में क्या होता है दोस्तों, भाषा वैकल्य जिसको डिस्फेजिया बोला जाता है। डिस्फेजिया में क्या होता है कि बच्चा भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, जब उसको डिस्फेजिया हो जाती है तो वह विचारों को ग्रहण नहीं कर पाता, तो यह ग्रहणशील भाषा वैकल्य हो जाएगा। जो पठन वैकल्य होता है दोस्तों उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और दोस्तों जो आपका होता है क्या नाम से डिस्ग्राफिया, तो उसको आप लेखन वैकल्य भी बोल सकते हैं। वैकल्य को ही यहाँ पर दोस्तों लेक्सिया बोला जाता है। तो जो डिस्ग्राफिया आपका होता है वह होता है आपका लेखन वैकल्य यानी कि कठिनाई से संबंधित। और जो आपका डिस्फेजिया होता है यह होता है ग्रहणशीलता से संबंधित। और डिसलेक्सिया आपका होता है जो आपका पढ़ने से संबंधित यानी कि शब्दों को पढ़ नहीं पाता, उल्टा सीधा पढ़ता है, उससे संबंधित आपका डिसलेक्सिया। रीमा बौद्धिक रूप से मेधावी छात्रा है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रीमा बौद्धिक रूप से मेधावी छात्रा है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाएगी। स्वनिर्देशित अधिगम और आत्ममूल्यांकन, आवेगशीलता और आत्मनिर्भरता, शर्मीली और संवेदनशील, आत्मानुशासन की कमी। तो एक जो है बुद्धिशील है यानी कि कौन सी प्रतिभा भी मतलब बौद्धिक रूप से मेधावी है, तो मेधावी कभी आत्मानुशासन की कमी नहीं हो सकती, शर्मीले भी नहीं हो सकते, आवेगशीलता भी नहीं हो सकती। आवेगशीलता तो ADHD जो होता है उनको होती है। लेकिन स्वनिर्देशित और आत्ममूल्यांकन, जो मेधावी छात्र होते हैं स्वनिर्देशित भी होते हैं और आत्ममूल्यांकन भी अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति स्वेच्छाचारी शिक्षण रणनीति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी रणनीति है जो शिक्षण रणनीति शिक्षण विधि स्वेच्छाचारी यानी कि ऑटोक्रेटिक शिक्षण रणनीति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो विधियाँ दी गई हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, चर्चा विधि और कहानी कहने की विधि। स्वेच्छाचारी दोस्तों यानी कि सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी इसमें नहीं है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है, प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन ये इसमें भी सिर्फ शिक्षक एक्टिव रहता है, वही पूरा प्रदर्शन करके दिखाता है, यह भी शिक्षक केंद्रित है। और कहानी टेलिंग यानी कि स्टोरी टेलिंग जो विधि है आपकी कहानी कहने की, इसमें भी सिर्फ शिक्षक सक्रिय रहता है। लेकिन जो डिस्कशन मेथड है चर्चा विधि, यह दोस्तों बाल केंद्रित विधि है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा, यह स्वेच्छाचारी विधि के अंतर्गत नहीं आती। गार्डनर के बहुबुद्धि मता के सिद्धांत के अनुसार एथलीटों के लिए निम्नलिखित में से किस बुद्धिमत्ता की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों जो गार्डनर ने आपका सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि 1983 में उन्होंने दिया था। कब दिया था, 1983 में। 1983 में गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत आपका दिया था।
और दोस्तों उनकी एक मतलब पुस्तक कौन सी थी, गार्डनर की दोस्तों पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस पुस्तक में इसका प्रकाशन किया था और इन्होंने उस टाइम पे 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने कितनी 9 प्रकार की बुद्धि बता दी थी। तो 9 प्रकार की बुद्धि दोस्तों कौन कौन सी बताई थी, एक बताई थी इन्होंने सबसे पहली आपकी जो गणितीय बुद्धि यानी कि तार्किक बोलते हैं जिसको, और दोस्तों एक प्रकार की इन्होंने प्राकृतिक भी बताई थी, एक प्रकार की भाषाई भी बताई थी, संगीतात्मक बताई थी, और दोस्तों आपकी जो स्थानिक बुद्धि या सेप्टियल बोलते हैं जो वो बताई थी, शारीरिक गति यानी कि काइनेस्थेटिक बोलते हैं जिसको शारीरिक गति बुद्धि, वह भी आपकी बताई थी। और दोस्तों एक बताई थी इन्होंने अंतराव्यक्तिक बुद्धि, और एक बताई थी दोस्तों इन्होंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बुद्धि। ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, एक बताई थी अस्तित्ववादी। तो इस प्रकार से इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एथलीटों के लिए यानी कि खिलाड़ी के लिए कौन सी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बॉडी आ जाएगी यानी कि शारीरिक गतिशीलता बुद्धि आपकी इसमें आ जाएगी। जो एथलीट रहते हैं इनके लिए इसी बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि आपकी भाषाई बुद्धि में आपके कवि लेखक वगैरह ये आ जाएंगे सब, और प्रकृतिवादी बुद्धि में आपके वैज्ञानिक किसान वगैरह यह सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। वे पतंग और हवाई जहाज के बीच अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह दोस्तों एक निरंतर नहीं है, ऐसा निरंतर का मतलब है एक के बाद एक प्रक्रिया जो हो रही है। तो वे पतंग और हवाई जहाज यानी कि पतंग से हवाई जहाज की तुलना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। संवेगी गति विकास सामान्यीकृत, इसका कोई दोस्तों यहाँ पर औचित्य नहीं है। अन्य भागों के विपरीत रीढ़ हड्डी पहले विकसित होती है, तो यह भी दोस्तों आपका जो विकास नहीं है। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं और फिर एक भाषा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। पहले बच्चा क्या है बलबलाना करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ अपनी एक भाषा को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से यह दोस्तों आपका है जो निरंतर विकास का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझना है, वहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, परीक्षा में संतुलित प्रश्न है, छात्र और शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करें, दिए गए सभी विकल्प। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में अगर कार्य करें तो मूल्यांकन आपका उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों यानी कि आपके जो श्रवण वगैरह रहते हैं, श्रवण लेखन पठन, इन सभी में है जो प्रयोग होती है। तो ऐसी कौन सी विधि है, अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि आपकी चाहे आपका श्रवण हो, लेखन हो, पठन हो, सभी प्रकार की दोस्तों इसमें जो है विधि यह आ जाती है। अनुकरण विधि का प्रयोग सभी में किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आज के अच्छे लगे हों, इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप और पाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं और लाता रहूँगा। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।